सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, बहुत ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में वैद्युत संवेदनशीलता कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये एक प्रकार का क्वांटिटी है, एक राशि है, जिसको हम लोग किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की एक प्रॉपर्टीज को व्यक्त करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और वो प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति, इलेक्ट्रिसिटी के प्रति कितना संवेदनशील है, कितना सेंसिटिव है, इसी का मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं वही हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। When a dielectric material is placed in an electric field, it becomes electrically polarized। ये बात आपको पता है, पिछले लेक्चर में भी हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो जाता है। मतलब जो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण उस मटेरियल के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के कारण उसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, और डाइपोल मोमेंट जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है वही होता है पोलराइजेशन। ठीक, और ये जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे P इज प्रोपोर्शनल टू E। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट में दो टर्म्स है। एक ये है काई, सफिक्स में मैंने E इसलिए लगाया है ताकि हम लोग इसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ेंगे। आगे जाके एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी आएगा, तो उसी से डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ मैंने सफिक्स में E लगा दिया है, E फॉर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर आता है। एक्चुअल में ये जो एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर है इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि ये जो काई E है ये डायमेंशन लेस हो जाए। अब यहाँ से काई E का मान हम लोग निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू पोलराइजेशन P बटे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी वाला लेक्चर पढ़ा था तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग हटाते थे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता था एक अल्फा करके आता था जिसको हम लोग पोलराइजेबिलिटी बोलते थे। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। जब आप पोलराइजेबिलिटी अल्फा ई निकालेंगे तो वो पोलराइजेशन बटे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जबकि जब आप काई ई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी निकालेंगे तो वो पोलराइजेशन बटे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। बस यही दोनों में अंतर है। अब यहाँ पे ये जो काई ई है, इसी काई ई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड हैज नो यूनिट। इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या किसी भी मीडियम के उस प्रॉपर्टीज को मेजर करता है जिसमें यह आता है कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति कितना सेंसिटिव है। इसी का मेजरमेंट होता है ससेप्टिबिलिटी। इसको हम लोग न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन करेंगे? द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द डाइइलेक्ट्रिक। ठीक, ये जो डेफिनेशन है वो यहीं से बनाया गया है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। मतलब ऐसे डाइइलेक्ट्रिक्स जो पोलर होते हैं उनमें ये जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, while for non-polar dielectrics it is independent of temperature। माने polar dielectrics के लिए जो susceptibility है वो टेम्परेचर पे निर्भर करता है, और जबकि non-polar dielectrics के लिए ये जो susceptibility है वो टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता है। ठीक, छोटा सा ये टॉपिक था ससेप्टिबिलिटी का। अभी हम लोग ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, रिलेशन बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। यानी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब माध्यम का परावैद्युतांक, और ससेप्टिबिलिटी मतलब उस माध्यम की वैद्युत संवेदनशीलता। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? देखिए, ये फेमस रिलेशन पिछले ही मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पी पोलराइजेशन, ये तीनों जो तीन इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में ये एक फेमस रिलेशन होता है। इसका प्रयोग करेंगे, प्लस ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई। अब ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता। जबकि एप्सिलॉन क्या है? उस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी मीडियम की वैद्युतशीलता है, जिसे परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बोलेंगे।
अब यहाँ पे एक और रिलेशन हमने अभी अभी देखा, P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई। काई ई अभी भी ये तो सबको पता है, अभी अभी पढ़ा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं और इसको भी इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड में है, तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे एक रिलेशन आएगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट काई ई। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस काई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम बटे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ही होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आया? यानी माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता बराबर माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, और यही हम लोग इसको K से डिनोट कर देंगे और यही फेमस रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक, इससे हमें क्या जानने को मिलता है? इससे हमें ये जानने को मिलता है कि जो K का वैल्यू है यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो सभी डाइलेक्ट्रिक, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक आने वाली है। मिनिमम K की वैल्यू कितनी आ सकती है? 1। और वो किसके लिए होता है? वो होता है फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस इक्वेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ K फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक्स इज ग्रेटर देन 1। बट अगर हम लोग फ्री स्पेस यानी निर्वात लेते हैं तो निर्वात के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो 0 होता है। तो इसके लिए निर्वात के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K इक्वल टू वो कितना आ जाएगा? वो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, K इक्वल टू 1। ये याद रखिएगा, निर्वात का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है। एयर के लिए 1 से थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, 1.00 समथिंग या 9 कुछ, मतलब ऐसे ही होता है। मैं एग्जैक्ट इसको अभी नहीं बता पाऊंगा, बट ये 1.00 समथिंग होता है, लगभग 2 या 3 पॉइंट तक तो 0 होता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि एयर और निर्वात के लिए लगभग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 आता है। ठीक, और फ्री स्पेस यानी निर्वात के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या आ रहा है? 0। तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे फ्री स्पेस है, निर्वात है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति संवेदनशीलता वो तो 0 होगा ही। ठीक है ना, तो फ्री स्पेस के लिए जो वैद्युत संवेदनशीलता, जो ससेप्टिबिलिटी होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, वो 0 होता है। यहाँ पे ये सभी टर्म्स मैंने लिख दिए हैं। वैसे पिछले लेक्चर्स में भी ये मैं बताता चला हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये सारे टर्म्स आप लोगों को लेक्चर्स के बीच में ही मैं बता दिया हूं। ठीक है, आप लोग क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये होता क्या है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सॉरी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और K क्या है? ये है परावैद्युतांक हिंदी में। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। काई वैद्युत संवेदनशीलता। ठीक, अच्छा एक चीज और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो जितने आप रिलेशन देख रहे हैं अभी अभी जो मैं पढ़ाया हूँ या इसके पिछले टर्न पे, ये सभी के सभी आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए लागू होते हैं। क्योंकि आइसोट्रोपिक मटेरियल्स में ये जो तीनों इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड पोलराइजेशन वेक्टर P, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए ये तीनों का डायरेक्शन एक ही होता है। तो इसीलिए ये जितने भी इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं सभी आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जबकि एनआइसोट्रोपिक मटेरियल जैसे क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज जो एनाइसोट्रोपिक मटेरियल होता है उसमें ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये सेम डायरेक्शन में इनका होना बड़ी मुश्किल है। ये सेम डायरेक्शन में ये तीनों नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एनाइसोट्रोपिक मटेरियल में ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये सभी तीनों ये डायरेक्शन पे निर्भर करती हैं, जबकि आइसोट्रोपिक मटेरियल में डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता। अब क्वार्ट्ज है उसमें अलग अलग डायरेक्शन में इनकी वैल्यूज अलग अलग दिखाई देंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए एनाइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए ये सब इक्वेशंस सही नहीं होते हैं, एप्लीकेबल नहीं होते हैं, सिर्फ आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एक छोटा सा वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ ये यूनिट खत्म होता है। ये हम लोग यूनिट 1 कवर कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, बीएससी 3rd सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर है आप लोगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो पार्ट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाया भी था, ये यहाँ पे जरा देख लीजिए। पार्ट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, इसमें 4 यूनिट है। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है, इसका थ्योरी कंप्लीट हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनकी सीरीज चलती रहेगी। ये इसके प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता रहूंगा वीडियो।
फिलहाल हम लोग थ्योरी का सेकेंड यूनिट मैग्नेटोस्टैटिक्स में शुरू कर दूंगा कल परसों से, ठीक है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, इसका अलग प्लेलिस्ट होगा, सभी प्लेलिस्ट यूनिट वाइज अलग अलग है। इसका प्लेलिस्ट आपको मिलेगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 नोट्स के नाम से, इसका मिलेगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 2 नोट्स के नाम से, ठीक है। ऐसे यूनिट वाइज यहाँ पे प्लेलिस्ट में ये सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक। यूनिट वाइज बनाने का यही रीजन है कि मैं बाद में भी अगर मुझे इसके मान लीजिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो अगर अपडेट करने हो तो मैं इसी के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट की थ्योरी भी चलती रहेगी, ठीक है। अगर एक ही प्लेलिस्ट बनता तो सब मिक्सअप हो जाता, कहाँ यूनिट 1 की थ्योरी, कहाँ यूनिट 2 की थ्योरी, कहाँ यूनिट 1 के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 के 3, मतलब 8 यूनिट के सब मिक्सअप हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम होता है। इसीलिए 8 यूनिट के अलग अलग प्लेलिस्ट है, हमेशा जरूरत पड़ने पे मैं उनके प्लेलिस्ट पे वीडियोस को अपडेट करता रहूंगा। आप लोग इसके लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।